अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव रोल की बात करें तो बच्चे फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव रोल होता है इट इज़ मोर कम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द मेल। तो इसकी रीज़न क्या है कि जो बच्चे फ़ीमेल्स हैं इनमें ना सिर्फ एग प्रोड्यूस होते हैं, मीन ना ये सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, बल्कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको फीमेल की जो बॉडी होती है वो अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिपेयर करती है। जैसे हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पर एम्ब्रियो ने आकर कंसीव होना है, उसने इम्प्लांट होना है और फर्दर उसकी ग्रोथ होनी। तो फीमेल अपनी बॉडी को उस एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर भी करती है और फिर 9 मंथ तक, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का जो पीरियड है उस तक बच्चे 9 मंथ तक उस एम्ब्रियो को नर्चर भी करती है, उसकी ग्रोथ भी करती है। तो इस वजह से जो फीमेल है इसका रिप्रोडक्टिव रोल मेल की निस्बत क्या होता है, फार मोर कम्प्लेक्स होता है। और बच्चे जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ गोनेड्स, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, एंड यूट्रस एंड वजाइना। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बात करें गोनेड्स की बात करें, ओवरीज की बात करें। ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स विच प्रोड्यूस ओवा एंड रिलीज एग। अब बच्चे की जो ओवरीज होती हैं वहाँ से ओवा एग भी रिलीज़ होते हैं और बच्चे कुछ हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं। जैसे हम बात करें बच्चे एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चे होता है ये ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो हम नेक्स्ट देखेंगे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन की बात करें, एलएच हार्मोन की बात करें तो बच्चे वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो ओवरीज होती हैं ये भी अपने हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। A pair of ovaries are present on the side of the uterus। यूट्रस की बच्चे साइड पे दोनों मतलब कि इसकी दोनों साइडों पे ओवरीज मौजूद होती हैं, इनका एक पेयर, एक जोड़ा मौजूद होता है। एंड ईच ओवरी इज हेल्ड इन प्लेस विद इन द पेरिटोनियल कैविटी बाय सेवरल लिगामेंट्स। मतलब सेवरल लिगामेंट्स ने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन ओवरीज को बच्चे होल्ड किया होता है। और इनकी जो अगर शेप की बात करें तो बच्चे अपीयरेंस की बात करें दीज आर सॉलिड एंड ओवाइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वर्ड आना था ओवाइड मीन ओवल शेप। इनका ओवल शेप बच्चे स्ट्रक्चर होता है। इनकी लेंथ कितनी होती है 3 to 5 सेंटीमीटर और इनकी विड्थ कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और बच्चे ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवरियन फॉलिकल बोलते हैं। और इन ओवरियन फॉलिकल के अंदर इमेच्योर एग मौजूद होते हैं बच्चे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओसाइट बोलते हैं। और बाद में बच्चे जब फॉलिकल की जब राइपनिंग होगी तो उस राइपेंड फॉलिकल से जो एग रिलीज़ होगा तो बच्चे अपने वो भी याद रखना है कि वो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है। वैसे तो यहाँ पर हम ओवरऑल जनरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं ओसाइट, कि वो जो ओवरियन जो फॉलिकल होते हैं उनके अंदर एक इमेच्योर एग होता है। यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, एंगल नहीं एग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओसाइट बोलते हैं। और बच्चे अडल्ट वुमन के अंदर एट द वन टाइम एक ही फॉलिकल ने राइपन होना है और फिर उस राइपन फॉलिकल में से ईच मंथ हर महीने के बाद एक ओवा ने रिलीज़ होना है और उसको हम सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं। बच्चे ये एमसीक्यूज भी है कि जब ओवुलेशन होती है, जब राइपेंड फॉलिकल में से जो एग रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। फर्दर इसको हम नेक्स्ट डिटेल से भी देखेंगे। और उस प्रोसेस को हम क्या बच्चे क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। अब जिस राइपेंड फॉलिकल से एग रिलीज हो गया है तो वो जो रिमेनिंग जो फॉलिकल बचे होता है वो ट्रांसफॉर्म किसका, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है येलो कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। और ये कॉर्पस ल्यूटम बच्चे ये नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे अगेन बताया गया कि जो ओवरीज होती हैं जो ओवल शेप्ड की होती हैं, ये बॉडी की डॉर्सल बॉडी वाल से बच्चे अटैच होती हैं जस्ट बिलो द किडनी। और इन जो ओवरीज हैं इनके अंदर बच्चे क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स आर ओवर प्रोड्यूस होते हैं। और टोटल एट बर्थ टोटल बच्चे जो पोटेंशियल जो फॉलिकल सेल मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 लाख पोटेंशियल फॉलिकल सेल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट एट द बर्थ। ओनली अबाउट 500 विल एवर बिकम मेच्योर। मतलब इन 4 लाख में से जस्ट 500 फॉलिकल ने मेच्योर होना है और जो मेच्योर होती हैं जो राइपेंड होती हैं उन्हीं में से एग क्या होते हैं बच्चे, वो रिलीज होते हैं। और वो कब से कब रिलीज होते हैं बच्चे, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज। मेनोपाज वो हमने कहा था वो पीरियड होता है कि जिसके बाद फर्दर एग रिलीज नहीं होंगे। और बच्चे यूजुअली हर मंथ के अंदर जस्ट एक ही एग जो है वो रिलीज़ होता है। और बच्चे इस हम ये पढ़ेंगे 28 डेज़ का जो साइकिल होता है उसके अंदर डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं। और बच्चे अगर हम एग की बात करें
एग स्फेरिकल इन शेप होता है, उसका डायमीटर कितना होता है 120 माइक्रोमीटर होता है, एंड इट कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस एंड कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बच्चे गैमेट्स की बात करें, स्पर्म की बात करें, एग की बात करें, दोनों के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑलमोस्ट 23 होते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर ओविडक्ट की बात करें, जिसे हम यूट्रीन ट्यूब भी बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसके बच्चे 3 पार्ट हैं। अब ये जो फिलोपियन ट्यूब है ये बच्चे स्टार्ट कहाँ से होती है, देखें हमारे पास जो बच्चे ओवरीज़ हैं, अब ओवरीज़ के बाद नेक्स्ट जो ट्यूब स्टार्ट होने जा रही है हम क्या बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, और ये मतलब कि जो ओवरी है उससे स्टार्ट होकर कहाँ तक बच जाती है, यूट्रस तक जाती है। इट फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बच्चे इसी फिलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये भी MCQ है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। इसको हम यूट्रीन ट्यूब भी बोलते हैं या इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। एंड दे रिसीव द ओवुलेटेड oocyte। जब ओवुलेशन होगी, जब राइपेंड फोलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, तो वो सेकेंडरी oocyte कहाँ पे आएगा, फिलोपियन ट्यूब के पास आएगा। जब इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा तो फिर बच्चे इसी के अंदर स्पर्म ने आकर उसको फर्टिलाइज करना है। एंड दीज आर द साइट्स वेयर फर्टिलाइजेशन। इनकी लेंथ की बात करें तो बच्चे ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और एक्सटेंड कहाँ से होती हैं बच्चे, देखें ओवरी से लेकर ये यूट्रस तक जाती हैं। एंड द यूट्रीन ट्यूब कंटेन शीट्स ऑफ स्मूथ मसल एंड कंटेन बोथ सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल। अब बच्चे देखें अब जो ओ साइड की जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स यूट्रस होती है। अब उस ओ साइड ने टुवर्ड्स यूट्रस कैसे मूव करके जाना है, तो बच्चे दो यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होंगे, जिसके थ्रू जो सेकेंडरी oocyte है वो मूव करके कहाँ पे जाएगा, यूट्रस तक जाएगा। और बच्चे पहले हमारे पास क्या है, मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ा था कि ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जो उस oocyte को यूट्रस की तरफ कैरी करके ले जाएगा। बच्चे साथ में बीटिंग ऑफ द सीलिया, जब सीलिया बीट करेंगे, हमने कहा ना 2 किस्म के सेल होते हैं, एक सीलिएटेड और एक नॉन सीलिएटेड। अब उसमें से सीलिया काम के जब सीलिया बीट करेंगे तो वो आगे उस oocyte को आगे टुवर्ड्स यूट्रस उसको पुश करेंगे। अब जो नॉन सीलिएटेड सेल होते हैं बच्चे, उनका काम क्या है बच्चे, वो ऐसी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं दैट कीप्स द oocyte मॉइस्ट एंड न्यूरिश्ड। कि जो नॉन सीलिएटेड सेल हैं उन्होंने ऐसी बच्चे सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है कि जो उस oocyte को मॉइस्ट रखती हैं, मतलब और उसको न्यूरिश रखती हैं। और अगर वहाँ पर अगर स्पर्म भी मौजूद है, मतलब जो अगर फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म आए तो स्पर्म को भी वो क्या रखती हैं, मॉइस्ट और न्यूरिश रखती हैं। नेक्स्ट बच्चे हम पोर्शन की बात करें, वो हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस और वॉम, जिसको हम मतलब ये बच्चादानी भी कहते हैं। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन शेप। इट शेप इज समवट लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, मतलब इन्वर्टेड उल्टा जो पेयर नाशपाती की तरह बच्चे इसकी जो शेप होती है यूट्रस की। ये लोकेटेड कहाँ पे होती है बच्चे, पेल्विक रीजन के अंदर, एंटीरियर टू द रेक्टम एंड पोस्टीरियर टू द ब्लेडर। इसकी बच्चे अगर हम, it is a hollow thick walled muscular organ that function to receive, retain and nourish the fertilized ovum, and it is 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बच्चे यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और यहीं पर आकर बार बार हम एक ही बात डिस्कस करें कि यहाँ पर उस फर्टिलाइज्ड ओवम ने या एग ने आकर कंसीव होना है, रिटेन होना है, उसकी फर्दर जो उसकी नरिशमेंट है, उसकी फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट वो कहाँ पर होनी है बच्चे, वो यूट्रस के अंदर होनी है। यूट्रस के हमारे पास मेनली 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ये बच्चे 3 मेन पोर्शंस ऑफ द यूट्रस। अब हमने ओविडक्ट की बात की थी, जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो वो ओवरी से लेकर कहाँ पे आती है, यूट्रस तक आती है। तो ओविडक्ट जॉइंट द यूट्रस जस्ट बिलो द फंडस। जब बच्चे आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो इसका जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी इसकी रफ सी ड्रा भी करूँ यहाँ पर इसकी यूट्रस की, तो बच्चे यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, और यहाँ पर ये फ्लोपियन ट्यूब आ रही है। तो मतलब देखें फंडस के जस्ट बिलो ये फ्लोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस से ज्वाइन हो रही है। एंड द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स लीड्स टू द वजाइनल कनाल। ये सर्विक्स और इसकी जो ओपनिंग होती है नेक्स्ट आगे कहाँ लेकर जाती है, वजाइनल कनाल, जिसे हम बर्थ कनाल भी बोलते हैं। अब बच्चे इसकी यूट्रस की अगर हम वाल्स की बात करें तो इसकी जो वाल होती है बच्चे वो मेनली 3 लेयर से बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बच्चे सबसे इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यूट्रस की। मायोमेट्रियम की बात करें तो बच्चे ये थिक मस्कुलर लेयर है, एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल्स which contracts rhythmically during the childbirth to expel the baby from the mother's body। बच्चे ये एक स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग विच स्मूथ मसल कंट्रैक्ट। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसके ज़रिए बेबी को मदर की बॉडी से बाहर एक्सपल कर देता है और बेबी की बर्थ हो जाती है। और एंडोमेट्रियम की बात करें बच्चे साहब से, ये इंटरनल लेयर है यूट्रस की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ये
it is the inner spongy lining of the uterine cavity, and if fertilization occur, the young embryo is implanted into the endometrium that reside for the rest of its development. तो 9 मंथ तक बच्चे जो एम्ब्रियो है जब वो यूट्रस के अंदर बच्चे रहता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है, इसकी इंटरनल लाइनिंग होती है, यहाँ पर आके उसको कंसीव किया जाता है, उसको इम्प्लांट होता है, फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती है। सर्विक्स की बात करें तो इट इज़ अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना एंड इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट बच्चे बात करें वजाइना की, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। इट इज़ अ थिन वाल्ड 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू द बॉडी एक्सटीरियर। और इसको हम बच्चे बर्थ कनाल भी बोलते हैं, क्योंकि जब इन्फेंट जब बेबी की बर्थ होती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी जब उसकी होती है, उसका पैसेज वे को कौन प्रोवाइड करता है? ये वजाइना ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हम देखेंगे, जो डेब्रिस मटेरियल वगैरह फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के वक्त जो रिलीज़ होता है, वो भी इसी पैसेज वे से मूव करके जाता है। एंड यूरिथ्रा इज एम्बेडेड इन इट्स एंटीरियर वाल, यहाँ पे इंटीरियर नहीं है, वर्ड एंटीरियर वाल, एंड द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज वुल्वा। इसको क्या बोलते हैं? वुल्वा बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ओजेनेसिस है। ओजेनेसिस हम किसे बोलते हैं कि बच्चे वो फिनोमेना द प्रोडक्शन ऑफ एग, उसे हम क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बच्चे डायग्राम के अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, उनके अंदर माइटोसिस होगी, डिवाइड करेंगे, साइज़ में इंक्रीज़ होंगे तो क्या बना देंगे? ओगोनियम में फर्दर माइटोसिस होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी ओसाइट। अब यहाँ तक बच्चे क्या हो चुकी है? माइटोसिस, अभी मियोसिस नहीं हुई, लेकिन प्राइमरी ओसाइट के बाद मियोसिस 1 होगी तो बच्चे क्या बनेगा? सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर मियोसिस 2 होगी तो ओवम और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। इसको फर्दर हम डिटेल से बच्चे देखेंगे। और बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी डिप्लॉयड से कोई चीज़ डिप्लॉयड बनेगी तब भी माइटोसिस होगी, और अगर हैप्लॉइड से कोई चीज़ हैप्लॉइड बनेगी, एन मीन हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बच्चे, तब भी क्या होगी? माइटोसिस। आपने याद रखना है कि मियोसिस सिर्फ उस वक्त होती है जब हम डिप्लॉयड से हैप्लॉइड जब कोई चीज़ बनेगी तो उस वक्त ही मियोसिस होगी, अदरवाइज डिप्लॉयड से डिप्लॉयड या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑलवेज क्या होती है? माइटोसिस होती है। लेकिन डिप्लॉयड से हैप्लॉइड मूव करेंगे तो मियोसिस होगी। अब बच्चे देखें ओजेनेसिस हम किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल इज कॉल्ड द ओजेनेसिस, एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द इंडिविजुअल इज़ एट द स्टेट ऑफ द फीटस। बच्चे जब बेबी की बर्थ, मतलब जब बेबी की जब उसकी बर्थ होती है, या अपनी वो जो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट के अंदर होता है, तो बच्चे उस वक्त भी उसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम अभी देखेंगे कि वो एग प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एग रिलीज़ नहीं होते, वो अपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में होते हैं। in that period of the in that period of oogonia, diploid stem cells of the ovaries multiply rapidly by mitosis। में बात कर रहा था कि अभी तक जो बात हो रही है बच्चे वो माइटोसिस की बात हो रही है, अभी तक मियोसिस की बात नहीं हुई, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जब हम देखेंगे कि प्राइमरी ओ साइट तक टोटल क्या होनी है? माइटोसिस ही होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरी के जो डिप्लॉयड स्टेम सेल होते हैं, जिन्हें हम ओगोनिया बोलते हैं बच्चे, ओगोनिया के अंदर क्या होती है? रैपिडली माइटोसिस होती है एंड दे एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। और फिर जो ओगोनिया है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? प्राइमरी ओ साइट। अगेन यहाँ पर क्या होगी? माइटोसिस होगी। फिर उन प्राइमरी ओ साइट को एक सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल क्या कर लेती है? सराउंड। और बच्चे ये वही फॉलिकल सेल है कि जब वो राइप होगी तो उसमें से जब वो रप्चर होगी तो वहाँ से बच्चे वो सेकेंडरी ओ साइट क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन हमने एक बात की कि ये जो ओ साइट की जो प्रोडक्शन है, ये मीन उसकी जो चाइल्डहुड है, जब बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बच्चे ये जो फर्दर इस एग की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती, लेकिन उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो वहीं पर प्रोसेस स्टार्ट होता है लेकिन बाद में स्टॉप हो जाता है। और ये उस वक्त तक स्टॉप हो जाता है जब वो चाइल्ड प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचता। अब जब वो जवान हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर फिर क्या होगा? वो आगे प्रोसेस स्टार्ट होकर एग की क्या हो जाएगी बच्चे? वो प्रोडक्शन होगी। The primary oocyte began the first meiotic division but become arrested late in the prophase 1 and doesn't complete it। अब जो प्राइमरी oocyte है जब उसकी फर्दर मियोसिस 1 होनी है तो बच्चे वो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगी, वो प्रोफेज 1 पे जाके क्या हो जाएगी बच्चे? वो स्टॉप हो जाएगी। और ये उस वक्त स्टॉप हो जाएगी जब तक जो बेबी है उसकी जो एज है वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुँचती, and they remain in this state all through the childhood and the wait is long one at least 10 to 14 year। जब 10 to 14 ईयर के बाद जब वो प्यूबर्टी की स्टेट पर पहुंचेगा, जब वो जवान होगा, उसके बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और फिर आगे मियोसिस
टू स्टार्ट होगी। अब फिर जो मियोसिस टू होती है वो भी कंप्लीट नहीं होती, वो भी अरेस्टेड हो जाती। वो कंप्लीट उस वक्त होगी जब स्पर्म आके उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा। जब जैसे स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो उस वक्त वो अपनी जो उसकी जो सेकंड जो मियोसिस होती है उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इसको हम अभी डायग्राम से भी देखते हैं। ये पहले आप समझा दूँ बच्चे, हमने अभी तक एक बात पहले ये किया है कि देखें ये ओ जेनेसिस हमारे पास है, इसमें ओगोनिया माइटोसिस हुई, क्या बन गए, प्राइमरी ओसाइट। लेकिन प्राइमरी ओसाइट के अंदर जो मियोसिस 1 है वो स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो प्रोफेज 1 पर जाके अरेस्ट होगी। अब फर्दर आगे ये एग प्रोडक्शन का जो फिनोमेना वो स्टॉप हो गया है। और ये कब तक रहेगा बच्चे, जब तक वो चाइल्डहुड से प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचता। अब जब वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाएगा तो प्यूबर्टी से आगे मेनोपाज तक फिर ये आगे मियोसिस 1 होती रहेगी। लेकिन मियोसिस 1 होके जब मियोसिस 2 की बारी आती है तो मियोसिस 2 अगेन बच्चे वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। और ये आगे ये मेटाफेज 2 पे होती है और वो प्रोफेज 1 पे होती है। अब ये मेटाफेज 2 पे बच्चे क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। और इसकी आगे फर्दर मियोसिस 2 उस वक्त कंप्लीट होगी जब एग जब 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 स्पर्म आके इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। At puberty, a small number of primary oocytes are recruited each month. However, only one is selected each time to continue the meiosis 1। मतलब जब वो प्यूबर्टी, जब वो जवानी को पहुंच जाएगी मतलब फीमेल, तो उसके बाद अब जो प्राइमरी ओसाइट है उसकी फर्दर आगे डेवलपमेंट होनी है। अब बच्चे ईच मंथ सिर्फ और सिर्फ जब फोलिकल ज़्यादा से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उनमें से जस्ट 1 को सिलेक्ट किया जाएगा और उसी की मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और वही फर्दर आगे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अब जब मियोसिस होगी, मियोसिस 1, तो बच्चे उससे हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगे। एक का साइज़ लार्ज होगा और एक का साइज़ स्मॉल होगा। जो लार्ज साइज़ का जो सेल होता है बच्चे, जिसमें ऑलमोस्ट आल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। और जो स्मॉल साइज को होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बच्चे हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी। और बच्चे अब मियोसिस जब 2 होगी तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होना है कि प्राइमरी ओसाइट, अच्छा सॉरी, जब हमारे पास मियोसिस 1 होगी तो जो प्राइमरी ओसाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होगी। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है बच्चे ये लार्जर सेल है और साथ में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है उसका साइज़ क्या था, वो स्मॉल था। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पड़ा है प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट के अंदर क्या होनी है, मियोसिस 1। अब जब मियोसिस 1 होनी है तो बच्चे उससे 2 सेल प्रोड्यूस है, एक का साइज़ लार्ज होगा, एक का साइज़ स्मॉल होगा। जिसका साइज़ लार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे, और जिसका साइज़ स्मॉल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। अब इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर बच्चे फर्दर आगे क्या होनी है, मियोसिस 2। लेकिन वो मियोसिस 2 क्या जो जब होगी तो वो मेटाफेज 2 पे जाके फिर स्टॉप हो जाएगी। और ये मेटाफेज 2 से आगे उस वक्त कंप्लीट होगी जब स्पर्म आके बच्चे उसके अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, उसको आके फर्टिलाइज़ करेगा। जब जैसे स्पर्म उसको पेनिट्रेट करेगा तो वो सेकेंडरी ओसाइट फर्दर फ़ौरन अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगी और वहाँ से फिर बच्चे क्या रिलीज़ होगा, एक लार्ज ओवम रिलीज़ होगा और साथ में फिर एक सेकंड पोलर बॉडी रिलीज़ होगी और उस ओवम को फिर क्या कर देगा, सॉरी उस ओवम को जो स्पर्म है वो क्या कर देगा, फर्टिलाइज़ कर देगा। और बच्चे द अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट अकर ड्यूरिंग oogenesis इंश्योर दैट अ फर्टिलाइज्ड एग हैज़ एम्पल न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स 6 to 7 डे जर्नी टू द यूट्रस। बच्चे ये लास्ट PMC में MCQs आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर लास्ट ईयर के बच्चे, जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है उसको यूट्रस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा, 6 to 7 डेज़। उसके बाद इतने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं कि वो 6 to 7 डेज़ की जो जर्नी है वो उसकी आसानी से हो जाती है। अब बच्चे इसको मैं डायग्राम से, अच्छा, और जो पोलर बॉडीज़ होती हैं चूँकि उनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो इस वजह से जो पोलर बॉडी होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। बच्चे अगेन यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चे ओगोनियम है, ये हमारे पास डिप्लॉयड हैं, इनके अंदर माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के अंदर जब मियोसिस 1 होनी है तो मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेज 1 पर आके स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जब जो चाइल्ड है जब वो प्यूबर्टी को पहुंचेगा तो उसमें से फिर बच्चे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो क्या प्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी जिसका साइज़ स्मॉल होगा और जिसका साइज़ लार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। अब जब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 2 होनी है तो वो मियोसिस 2 मेटाफेज 2 की स्टेट पर जाकर क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। अब बच्चे मेटाफेज जो 2 है इसने फर्दर कब कंप्लीट होना है, जब ये देखें जब स्पर्म आके इसको क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट होगा, ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट हो करेगी। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी उसमें अगेन जो लार्ज साइज़ का बनेगा उसे बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट।
सॉरी उसको बोलेंगे ओवम, और साथ में क्या बन जाएगी सेकंड पोलर बॉडी, और फिर उस ओवम के अंदर जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट अगेन क्या होगा डिप्लॉयड, क्योंकि एग भी अप्लाइड होता है स्पर्म भी अप्लाइड होता है, जब अप्लाइड दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो हमारे पास डिप्लॉयड बनेगा। अब साथ बच्चे ये फॉलिकल डेवलपमेंट भी देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होते हैं। अब देखें हमने कहा था कि जो एग होता है उसके इर्द गिर्द बच्चे एक फॉलिकल की लेयर बनती है, उसके एक लेयर सराउंड किया और इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फॉलिकल बोलते हैं। ये देखिए ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल आ गए, ये ग्रोइंग फॉलिकल, और बच्चे ये मेच्योर फॉलिकल। आपको मैंने बताया था कि जब ओवुलेशन होनी है, जब उस फॉलिकल में से जो एग रिलीज़ होना है, जब वो जो ओसाइट जो रिलीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। ये आपका MCQ है कि ओवुलेशन के वक्त जो राइपेंड फॉलिकल में से क्या रिलीज़ होता है बच्चे, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है, और फर्दर जो उसका रिमेनिंग जो फॉलिकल होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटम, एक येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है। बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो हम कहेंगे कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इनटू द मेच्योर ऑर्गेनिज्म। और बच्चे फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है कि एक खास टाइम पीरियड के अंदर एट द सेम टाइम स्पर्म भी प्रोड्यूस हों, एग भी प्रोड्यूस हों, और उनकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे फर्दर आगे एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। अब बच्चे जो ओस्ट्रस साइकिल हम लास्ट टाइम इसको देख भी चुके हैं कि ये ह्यूमंस के अलावा बाकी जो मैमल्स होते हैं बच्चे उनके अंदर ये ओस्ट्रस साइकिल होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चे कि जो स्पर्म होते हैं, अब देखें इनकी तो प्रोडक्शन वो कॉन्टीन्यूस होती रहती है, लेकिन जो मेच्योर एग हैं वो ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होते। जो जो एग की जो प्रोडक्शन होती है बच्चे वो एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है, तो और उसके अलावा वो एक शॉर्ट टाइम के लिए वायबल होते हैं। वायबल मीन कि वो आगे फर्टिलाइजेशन के या उनसे आगे जो फर्दर उनकी डेवलपमेंट है उनका भी एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फर्दर उनकी जो डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं होगी। तो मतलब जो एग हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस होंगे और उसी वक्त उसकी फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। और बच्चे जो होती हैं हमारी जो कॉज वगैरह होती हैं ये इनके अंदर ये ओस्ट्रस साइकिल होता है, और ब्रीडिंग सीज़न के वक्त बच्चे उनके अंदर ये हार्मोनल सिक्रीशन होती है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी आती हैं, और वो जो होती हैं जो कॉज होती हैं वो मेटिंग के लिए क्या हो जाती हैं, रेडी हो जाती है, और हमको क्या बोलते हैं, दे आर सेड टू बी द हीट। और फिर उनके अंदर वो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव का ये पीरियड होता है। फिर उनकी जब उनकी मेटिंग करवाई जाती है तो उसके बाद मतलब उनके अंदर एग है, और जब मेटिंग वजह स्पर्म आएंगे फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस जो प्रोसीड होगा। तो इस साइक्लिक मैनर को हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल। और ये ह्यूमन के अलावा बाकी जितने भी मैमल्स हैं बच्चे उनके अंदर ये एक साल में एक दफ़ा होता है, लेकिन बाद दफ़ा एक साल में 2 दफ़ा भी होता है। बच्चे साथ में अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसे बच्चे हम वैसे तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, लेकिन उसको फर्दर हम 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक हम ओवरियन साइकिल की बात करते हैं, और एक बच्चे हम साथ में बात करेंगे यूट्रियन साइकिल की बात करेंगे। देखिए बच्चे ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, ऑलमोस्ट 20 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है। और इसमें बच्चे देखिए ह्यूमंस की जो फीमेल हैं उनके अंदर और अदर प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और बच्चे द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइकिल कब स्टार्ट होता है, एट द प्यूबर्टी, और इसको हम यूट्रीन साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस that the uterine endometrium goes through each month as it responds to the waxing and waning of the ovarian hormone in the blood। बच्चे ओवरियन हार्मोन आपको मैंने बता दिए थे, वो एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो हार्मोन होते हैं उनके रिस्पांस के अंदर। और उसके अलावा बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड से भी गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ होते हैं, FSH है। उसके अलावा हमारे पास जो बच्चे LH हार्मोन है, तो उनके रिस्पांस मतलब इनके ओवरऑल इफेक्ट में क्या होता है कि वो जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी हर मंथ उसके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो अपने आप उसके बच्चे ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि जो उसको प्रिपेयर किया जा सके अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पर एम्ब्रियो आकर कंसीव हो जाए। तो बच्चे इसके अगर हम देखें इस साइकिल को, जो ओवरियन जो साइकिल होता है उसके साथ साथ इसको गोनाडोट्रोफिन जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चे रिलीज़ होते हैं, तो वो भी उसको साथ साथ उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बच्चे इसकी डिफरेंट हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमारे पास डिफरेंट फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज़ हमारे पास क्या है बच्चे, मेंस्ट्रुअल फेज़ है। ये बच्चे कब होती है, डे 1 to डे 5। इसके अंदर बच्चे क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जिस एंडोमेट्रियम को पहले प्रिपेयर किया था उसमें से जो डेब्रिस मटेरियल वगैरह होता है वो वजाइना के थ्रू बॉडी से आउटसाइड क्या करता है, मूव करता है। इसके अंदर बच्चे वो जो एंडोमेट्रियम के जो कुछ जो वेसल्स वगैरह होती है, इसके जो सेल्स वगैरह होते हैं वो ब्लीड आउट होते हैं, वो बॉडी से वजाइना के थ्रू वो रिमूव होते रहते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। द थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डिटैचेज फ्रॉम द यूट्रीन वॉल एंड। और बच्चे ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, 3 to 5 डेज तक।
और ये जो जितने भी डिटैच जो टिश्यूज़ हैं और जो ब्लड है जो वेजाइना के थ्रू ये उनकी बॉडी से बाहर क्या कर देता है, फिर फ्लो आउट कर जाता है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज ओवरियन हार्मोन आर एट देयर लोवेस्ट नॉर्मल लेवल, कि जो ओवरियन हार्मोन है बच्चे उनका लेवल कम होता है, लेकिन इस वक्त जो गोनेडोट्रोफिन है उनका लेवल अब इंक्रीज़ होने जा रहा है। और वो कौन सा हार्मोन है बच्चे, वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब इसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ताकि फर्दर अब जो न्यू फॉलिकल है वो डेवलपमेंट हो जाए। सेकंड हमारे पास बच्चे प्रोलिफरेटिव आर प्री ओवुलेटरी फेज़ है। ये कब से कब होता है, डे 6 टू डे 14। अब बच्चे एक्चुअली होना क्या है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जब FSH है, जब उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो बच्चे उस वक्त जो ओवरी होगी वो प्रोड्यूस करेगी एस्ट्रोजन हार्मोन। अब जब एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक रखता है। अब वो क्या करेगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो FSH के लेवल को डिक्रीज़ कर देगा। अब FSH ने क्या किया था, जब उसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो बच्चे उसने फॉलिकल बनाई थी, हमने कहा था उनमें से एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होगी और उस मेच्योर फॉलिकल में क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और उस ग्राफियन फॉलिकल की जब ओवुलेशन होगी तो उसमें से सेकेंडरी ओसाइट वो रिलीज़ होना है, ठीक है। अब जो FSH इसने फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया। जब FSH का लेवल इंक्रीज़ हुआ तो ओवरी ने क्या रिलीज़ कर दिया, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बच्चे वो उस एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज भी करता है, उसकी थिकनेस को भी इंक्रीज़ करता है, उसको वेलवेटी बना देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये FSH की जो बच्चे सिक्रेशन उसको भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो फर्दर FSH बच्चे वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। अब जैसे FSH का लेवल डिक्रीज़ होता है तो बच्चे उस वक्त हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं, LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बच्चे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवानी है, ओवुलेशन करवानी है। और उस राइपन फॉलिकल में से जो बच्चे जो ये ऑलमोस्ट जो 28 डेज़ का अगर साइकिल होगा तो उसमें जो 14th डे होगा इट विल बी द डे ऑफ द ओवुलेशन। और इसमें जो मेच्योर फॉलिकल होता है, ग्राफिन फॉलिकल जिसे बोलते हैं, वहाँ से जो ओवम है वो बच्चे जो सेकेंडरी ओसाइट है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और वो जो रिमेनिंग जो फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो फर्दर बच्चे क्या रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती है। देखें ये हमारे पास यहाँ पे पोर्शन दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, उसके बाद ये बच्चे हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ है, ठीक है। और ये 14 डे ऑफ ये क्या है, ओवुलेशन का। उसके बाद हम देखेंगे सेक्रेटरी फेज़ और प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ देखेंगे। अब देखें जैसे जैसे बच्चे ओवुलेशन की तरफ आगे मूव करते जा रहे हैं तो देखें इसकी थिकनेस के अंदर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रही है एंडोमेट्रियम की थिकनेस के अंदर। और बच्चे जो ओवुलेशन है ये लेस देन 5 मिनट्स के अंदर हो जाती है। एंड इट अकर्स इन द ओवरी एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव स्टेज, मतलब डे 14 बच्चे उस वक्त जब LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त ओवुलेशन हो जानी है। नेक्स्ट बच्चे लास्ट में हमारे पास है वो सेक्रेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ है। अब बच्चे सेक्रेटरी फेज़ के अंदर क्या होना है, देखें अब यहाँ पर जो फर्दर बच्चे है जब वो कॉर्पस ल्यूटम भी आ जाएगा, उसके बाद ओवरी भी और कॉर्पस ल्यूटम वो दोनों क्या रिलीज़ करते हैं, बच्चे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब लेवल बच्चे इंक्रीज़ होगा तो जिस एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन को एस्ट्रोजन ने स्टार्ट किया हुआ था उसको फर्दर कंप्लीट किसने करना है, प्रोजेस्टेरोन। ये फर्दर उसके क्या करवाते हैं बच्चे, उसकी वेस्कुलराइजेशन करवाते हैं, उसकी थिकनेस क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा बच्चे ये जो यूट्रीन जो ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ न्यूट्रिजनस ग्लाइकोजन भी सीक्रेट करते हैं, जिसको एम्ब्रियो अगर वहाँ पर एम्ब्रियो होगा तो बच्चे वो उसको यूज़ करके उसको जो फर्दर है एम्ब्रियो उसको ग्रोथ के लिए भी इसको यूज़ करता है। एंड दिस न्यूट्रिएंट सस्टेन द एम्ब्रियो अंटिल इट हैज़ इम्प्लांटेड इन द ब्लड रिच एंडोमेट्रियल लाइन। अब अगर बच्चे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि जो LH का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल का भी डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन बच्चे जिसने प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन जिसने उन एंडोमेट्रियम को उनकी वेस्कुलराइजेशन करवाई थी, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उसका जो सपोर्टिंग इफेक्ट होता है उसका एंडोमेट्रियम के ऊपर वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो डेब्रिस वगैरह मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में वो जो है वो वजाइना के थ्रू वो बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और बच्चे मेनोपॉज हम किसे बोलते हैं कि ये ऑलमोस्ट 50 ईयर की रहती है, जिसके बाद फर्दर जो है वो एग की प्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट बच्चे ये वही है ओवरियन साइकिल और यूट्रीन साइकिल, ये बच्चे बिल्कुल साथ साथ मतलब होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन हम किसे बोलते हैं, वो इस रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड इट इज़ अ टाइम टू कोइंसाइड विद द थिकनेस ऑफ द, आपको बता दिया कि अब यूट्रीन साइकिल में इधर क्या हो रहा है कि यूट्रस की वो थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है। ऊपर ओवुलेशन जो ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या हो रहा है, ओवरियन साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि ओवुलेशन हो रही है। मतलब ये बिल्कुल साथ साथ जो है ये दोनों जो हैं वो ये साइकिल अपने आप को ये मूव करते हैं। ये देखें बच्चे जैसे ना ये मेंस्ट्रुएशन है
अब यहाँ पर देखें इसकी थिकनेस डिक्रीज़ हो गई है। अब ये प्रिपरेटरी फेज़ है, सेक्रेटरी फेज़, उसमें थिकनेस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये तो हमारे पास है यूट्रीन साइकिल। ऊपर हमारे पास बच्चे ओवरियन साइकिल है, तो उसमें देखें बच्चे ये डेवलपिंग फोलिकल है, मैच्योर फोलिकल है, ये ओवुलेशन हो गई है, एंड पे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटम बन गया। और ओवरी ने कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करने हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और बच्चे गोनाडोट्रोफिन ने कौन से रिलीज़ करने हैं, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। नेक्स्ट बच्चे हम बर्थ की बात करते हैं, और टोटल जो जेस्टेशन, टोटल प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो बस कितना होता है, 280 डेज होता है। और जब बच्चे एक दफ़ा प्लेसेंटा, जब मदर और बेबी के दौरान जब प्लेसेंटा डेवलप इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद प्लेसेंटा से भी कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब अगर बच्चे इसकी प्लेसेंटा की अगर इसकी सिक्रीशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो इसकी वजह से प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकती है और मिसकैरेज भी हो सकती है। ह्यूमन बच्चे एम्ब्रियो होता है, इसको एक एम्नियोटिक सैक के अंदर बच्चे उसने इंक्लोज किया रहता है एमनियोटिक सैक में, जिसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बेबी को बच्चे इंजरीज वगैरह और शॉक से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। और बच्चे और इस पीरियड के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, LTH हार्मोन रिलीज़ करते हैं। और जो प्लेसेंटा होता है वो अपना प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये दोनों बच्चे हार्मोन क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द, ये फीमेल की मेमरी ग्लैंड को उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि क्या हो, बच्चे मिल्क की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और बच्चे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद बच्चे जो एम्ब्रियो होते हैं क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और उसके जो 3 मंथ होते हैं या 12 जो वीक्स हैं, इसके अंदर उसके बॉडी के जो मेजर ऑर्गन है बच्चे वो फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद फर्दर जो 6 मंथ का जो टाइम पीरियड लगता है वो उनकी फर्दर आगे उन्हीं ऑर्गन की ग्रोथ पे टाइम लगता है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे शुरू में ये समझा जाता था कि जब बच्चे की जब बर्थ होती है, उसकी जब पैदाइश होती है, तो उसमें मेनली जो मदर के अंदर ये डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं जो उस बेबी की उसकी बर्थ को कंट्रोल कर रही है। मीन जैसे माँ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से बेबी की बर्थ हो जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि खुद जो फीटल है वो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। बच्चे कैसे इन्वॉल्व होता है, देखें कि जब हमारे पास अब बर्थ का जब प्रोसेस जब स्टार्ट होना है, तो उस वक्त बच्चे जो फीटल का अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होती है, जिसमें क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन क्या करता है बच्चे, वो जाकर जो फीटल के जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या स्टिमुलेट करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगेन बच्चे सुन लें, जब बेबी की जब बर्थ स्टार्ट होनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 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 फीटल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से बच्चे एक स्टिमुलस आएगा। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम द पिट्यूटरी फीटल। एंड द ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन वो कहाँ से आएगा बच्चे, फीटल अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। और वो किसको स्टिमुलेट करेगा, फीटल के एड्रीनल ग्लैंड को। और वहाँ से क्या सीक्रेट होंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। और फिर वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू किधर जाएंगे, मदर के अंदर जाएंगे। और जब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो फीटस के अंदर है, जब वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के अंदर जाएंगे, तब मदर के अंदर जाकर बच्चे प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, the reduction of the progesterone level stimulate the pituitary gland to produce the oxytocin हार्मोन। और बच्चे जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है ये लेबर पेन काज करता है। ये इट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वाल। बच्चा को पता है जिसमें एक ये वेव्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो टॉप से बॉटम की तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये इतनी फोर्स प्रोवाइड करती हैं कि वो जो फीटस होता है वो यूट्रस से बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है। और सर्विक्स जो है वो डायलेट कर जाती है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्प्रेड्स डाउन ओवर द यूट्रस एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम टॉप टू द bottom, thus pushing the baby downward, leading to the delivery of the baby. umbilical cord को बेबी से बच्चे क्या कर देता है, अलग कर दिया जाता है, एंड बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर। बच्चे बर्थ के 10 to 14 मिनट्स के अंदर जो यूट्रस इट कंट्रैक्ट्स एंड सेपरेट द प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस, एंड प्लेसेंटा देन पास थ्रू आउट द वजाइना, दिस इज कॉल्ड द आफ्टर बर्थ। कि 10 to 14 मिनट्स के बाद वो जो प्लेसेंटा वो भी मदर की वजाइना के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ बोलते हैं। और इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चे जितनी भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है उसको कौन कंट्रोल करते हैं, जो स्मूथ मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग स्मूथ मसल फाइबर, तो उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करते हैं। और वहाँ पर एवरेज लॉस बच्चे ब्लड का वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 350 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। बच्चे प्लेसेंटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, the embryonic blood vessel that supply the developing child with nutrients and remove the metabolic waste are separated from the blood vessel of the, ये बच्चे जो प्लेसेंटा एक्चुअली इसके अंदर फर्दर वो ब्लड वेसल ही होती हैं जो उस बेबी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको ऑक्सीजन वगैरह मतलब उसको वो प्रोवाइड कर रही होती है, और वहाँ से उनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी रिमूव कर रही होती हैं। और ये मदर की ब्लड वेसल से बिल्कुल क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन द प्लेसेंटा कैन सिलेक्टिवली फिल्टर मैनी टाइप्स ऑफ द इनकमिंग मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास प्लेसेंटा है, ये बेबी है, ये इसकी सैक को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक। इसके अंदर क्या फील हुआ है, एमनियोटिक
एक्सक्लूड, मैं वो फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।